गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टर्निंग पॉइंट। सो आज आए हैं हम हमारे धांसू कंसेप्ट के साथ, दैट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एनएलएम में एक सब टॉपिक की तरह पढ़ाया जाता है। तो हम इस फ्रिक्शन कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे विद इसके सारे पीवाईक्यू हम क्लास में सॉल्व कर देंगे। एंड आपको इसके बाद क्या करना है कि आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो उसके जो मॉड्यूल है उसके सॉल्व अनसॉल्व सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। एंड इसके साथ ही आपका कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और आपको जो डाउट आते हैं वो आप अपने टीचर से सॉल्व कर सकते हो, या फिर मुझे अगर किसी को कोई भी डाउट है मैंने पढ़ाए हुए कंसेप्ट या फिर कोई अदर क्वेश्चन या फिर पीवाईक्यू, देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। एंड और एक बात आपको बतानी थी कि आप जहाँ भी हो, आप जब अभी अपना सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो, नीट 2025 वाले स्टूडेंट ज़्यादातर, तो आप टेस्ट देना मत भूलिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि पहले हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर देंगे एंड देन टेस्ट देंगे। तो ये बहुत ही बुरा तरीका है, बिकॉज इट इज़ वेरी वर्स्ट। एंड बिकॉज कि क्या होता है ना कि सिलेबस तो लास्ट डे, कभी कभी क्या होता है कि लास्ट डे भी हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ तो कंसेप्ट हमारी रह गई है। तो क्या आप लास्ट डे भी नीट नहीं दोगे क्या? मतलब ऐसा नहीं होता ना। तो आप ना अभी आपके जो कंसेप्ट चल रहे हैं, इसके टॉपिक चल रहे हैं एंड टेस्ट चल रहे हैं, तो उसके साथ साथ रेगुलर टेस्ट देना। ये टेस्ट हमें क्या बताते हैं कि हमारी पढ़ाई कहाँ तक है, हमें कितना इम्प्रूवमेंट करना है। अगर कम भी मार्क्स आ रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो। टेस्ट एनालिसिस एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने कंसेप्ट का, जो कंसेप्ट आपको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है उसे दोबारा पढ़ने का। सो मेक श्योर कि आप आपके टेस्ट दे रहे हो, और जिस वक्त जो भी पढ़ रहे हो उस पर आपका पूरा फोकस रहे। जो आपका रह गया है या फिर जो आप करने वाले हो इस पे फोकस नहीं होना चाहिए। जो प्रेजेंट में कर रहे हो उसमें आपका फोकस होना चाहिए। तो चलो, ये थोड़ी कुछ बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। तो चलो आज के हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम चलते हैं। लेट्स गो। यस, कमिंग टू द पॉइंट, जैसे कि आज हमारा चैलेंज का डे 5 है और हमने जो कंसेप्ट लिया दैट इज़ फ्रिक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, विथ ऑल पीवाईक्यू इन डिटेल हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे मैं इस डायग्राम में आपको समझा दूंगी। कोई ब्लॉक ए लिया है हमने और ब्लॉक बी लिया है। ए पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो जो फ्रिक्शन होता है वो ए पे बी के कारण लगेगा पीछे की ओर, इस फोर्स के पीछे की ओर। और फ्रिक्शन फोर्स जो है पेयर में एग्जिस्ट करता है, जैसे मैंने नीचे लिखा है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। अगर ए पे बी फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है तो बी पे ए भी लगाएगा, तो बी पे ए जो है वो आगे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा। तो चलो हम हमारे डिटेल कंसेप्ट की ओर आते हैं। फ्रिक्शन तो पहला सवाल आपके दिमाग में ये आया होगा कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो क्या होता है फ्रिक्शन? चलो देखते हैं। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स विच एक्ट पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। एक्चुअली जो डेफिनेशन होता है ना, वो आपको कंसेप्ट को समझने में हेल्प करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप इसे बैठ के रटो, आपको इसे समझना है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन जो होता है वो कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट होता है, जो कि कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल एक्ट करता है। एंड हम देखने वाले हैं हमारा सेकेंड पॉइंट कि क्या करता है फ्रिक्शन क्या करता है। तो आपके दिमाग में आया होगा ना क्या होता है, ये तो देख लिया, तो क्या करता है फ्रिक्शन देखते हैं चलो। ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग और द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस। फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है, या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग, मतलब स्लाइडिंग बोल सकते हैं या फिर स्लिपिंग बोल सकते हैं। तो रिलेटिव स्लिपिंग मतलब मोशन हो रही है तो उससे अपोज करता है, या फिर मोशन होने वाली है टेंडेंसी या फिर मोशन होने वाली है तो उससे अपोज करता है। तो कैसे अपोज करता है?
तो उसके दो व्यूज़ है, ओल्ड व्यूज़ और मॉडर्न व्यू। एक्चुअली ये जो है ना वो आपको ज़्यादा दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसे एक बार देख लेते हैं, जस्ट ऐसे याद रखो, मतलब जस्ट ऐसे ही ले लेते हैं। ओल्ड व्यू क्या है, कैसे अपोज करता है ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग, व्हेन टू बॉडीज आर इन अ कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, irregularities in the surface of one body get interlocked with irregularity in the surface of other. This interlocking opposes the tendency of relative motion. मतलब ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग जो एक बॉडी में इरेगुलरिटी होती है, वो जो दूसरी बॉडी में इरेगुलरिटी होती है, वो इरेगुलरिटी क्या होती है, इंटरलॉक हो जाती है, एंड इंटरलॉकिंग की वजह से टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन रोकता है। और अब हम देखते हैं मॉडर्न व्यू की वो कैसे अपोज करता है। फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सरफेस एट एक्चुअल कॉन्टैक्ट। मॉडर्न व्यू बताता है कि जो दो बॉडीज़ होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं एक्चुअल कॉन्टैक्ट के बीच में, उसकी वजह से फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। वैसे तो ये एक बार पढ़ के छोड़ देना, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करता है और फ्रिक्शन क्या होता है। तो हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो हमें देखना है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। चलो देखते हैं। फर्स्ट, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया। एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया मतलब ये कोई ब्लॉक है और नीचे कोई ब्लॉक है, तो एक्चुअल जो जिस पे ये कांटेक्ट हो रहा है ना, उस एक्चुअल कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है। जैसे फ्रिक्शन को कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला ले ले तो वो होता है म्यूएस इंटू एन। तो म्यूएस तो कांस्टेंट होगा, तो वो डिपेंड करेगा नॉर्मल रिएक्शन पे। अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन ले तो वो होता है म्यू के इंटू एन। तो म्यू के कांस्टेंट होगा, दिया होगा क्वेश्चन में, तो ये डिपेंड करेगा नॉर्मल रिएक्शन पे। लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, सॉरी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मुझे लेना चाहिए था। जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो चलो हम हमारे आगे वाले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। हाउ टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन इन डिफरेंट कंडीशन। क्योंकि हमें पता चला कि फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड करता है, तो हमें नॉर्मल फाइंड करना तो आना ही चाहिए। तो चलो देखते हैं। हम 4 से 5 कंसेप्ट होंगे इसके, और आपका नॉर्मल जो रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना आ जाएगा। तो कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर mg लगता है, ये तो आपको पता ही होगा, और ऊपर नॉर्मल लगता है और फ्रिक्शन पीछे की ओर लगता है। तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg है इस पर्टिकुलर केस में। तो अगर हम सेकेंड केस ले तो कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, उस पर ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, नीचे की तरफ mg, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और यहाँ पे किसी थीटा एंगल पे फोर्स लगेगा। तो आपको सॉल्व करना होगा। थीटा एंगल पे फोर्स लगेगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर आएगा। जिस तरफ थीटा है वहाँ f cos थीटा आएगा, और जिस तरफ थीटा नहीं है वहाँ पे f sin थीटा आएगा। ये एक्चुअली बेसिक में हो गया होता है सबका। आई होप कि आपको ये सब आता हो, अगर नहीं आता हो तो कमेंट में बता देना। तो हम देखेंगे नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी आ रहा है, तो हमें नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल कैसे आएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको कुछ बेसिक पॉइंट आने चाहिए, इसके बाद आप सभी केस के नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम चलते हैं हमारे आगे वाले पॉइंट के ऊपर। हमारा आगे वाला थर्ड केस है। इसमें कोई ब्लॉक है एम मास का, जिसके ऊपर नीचे जो है वो एम जी लग रहा है, और किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है। तो उसका थीटा जो उसके थीटा के साइड का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा, और जो थीटा के साइड कंपोनेंट नहीं है वो एफ साइन थीटा होगा। एंड अगर आप देखें तो इसे लिख सकते हो नॉर्मल इज इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्स एफ साइन थीटा प्लस एम जी। ये बहुत ही इजी है, आई होप कि आपको समझ आ गया। तो चलो देखते हैं हमारी फोर्थ केस में ऐसा कोई
वॉल दिया है, उस पर कोई ब्लॉक ऐसे एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, कोई ब्लॉक है, तो ये नीचे जाने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, mg इसका नीचे लगेगा एंड नॉर्मल ऐसे लगेगा। तो जो नॉर्मल आएगा यहाँ एफ एक्सटर्नल के इक्वल आ जाएगा। चलो हम चलते हैं हमारे फिफ्थ केस के ऊपर। और कोई इंक्लिनेशन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, उस पर कोई ब्लॉक है एम मास का, इसके नीचे mg लगेगा और यहाँ पे थीटा होगा, तो थीटा के साइड का कंपोनेंट होता है mg cos थीटा और थीटा के अपोजिट का कंपोनेंट होता है mg sin थीटा। तो ये आ जाएगा नॉर्मल, जो आएगा नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। आपको अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है तो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना आपके बाएं हाथ का खेल है। तो चलो देखते हैं हम हमारे आगे वाली कंसेप्ट। आगे वाली कंसेप्ट क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक, इसे ही बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो चलो हम पहले देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेंडेंसी, मतलब बॉडी मोशन में नहीं होती है, उसकी टेंडेंसी हो रही होती है कि मोशन में हो, उस पर फोर्स लग रहा होता है क्योंकि वो मोशन में आए, तभी लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब आपको ये याद रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट पे अगर बॉडी है तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर लग रहा हो तब। और ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। और हम देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसे बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन या फिर जिसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये क्या करता है? अपोजेस रिलेटिव स्लाइडिंग। ये रिलेटिव स्लाइडिंग को अपोज करता है, मतलब ये मोशन में अगर बॉडी होती है तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है एंड हैज़ अ कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है, वो एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही होती है। तो लेकिन काइनेटिक जो फ्रिक्शन होता है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, और जब मोशन ऑकर इन रियलिटी देन द काइनेटिक फ्रिक्शन विल अप्लाई। चलो हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे Fs से डिनोट किया जाता है। कब लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, कब लगता है? तो अभी देखा हमने टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ओनली, टेंडेंसी जब रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो रही हो तभी लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ओनली टेंडेंसी हो रही होती है, मोशन एक्चुअल में नहीं होती है। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेकेंड पॉइंट है इसका, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अप टू सर्टेन लिमिट तक सेल्फ एडजस्टेबल होता है। एंड चलो तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है 0 से लेकर एफ लिमिटिंग तक हो सकती है। मतलब 0 भी हो सकती है, इक्वल टू 0 हो सकती है, या फिर एफ लिमिटिंग भी हो सकती है, या फिर उससे कम भी हो सकती है। तो वैल्यू कैसे आएगी? एफ एक्सटर्नल वैल्यू इसकी एफ एक्सटर्नल के बराबर आती है। एफ एक्सटर्नल टेंडेंसी टू जनरेट रिलेटिव मोशन, मतलब इसकी वैल्यू जो होती है वो जो एफ एक्सटर्नल लग रहा है एंड वो टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है मोशन होने की, उसके इतना होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहेंगे? जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है वो हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो चलो देखते हैं, यानी नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को FL से डिनोट किया जाता है, जो कि होता है म्यूएस इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, वो नॉर्मल पे डिपेंड करता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर। तो इस पॉइंट के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब यही है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है मोशन, ये आगे मोशन कर रहा होता है, मतलब करने की टेंडेंसी रखता है क्योंकि एफ एक्सटर्नल आगे लग रहा है, तो एफ लिमिटिंग पीछे लगेगा। जो जिस डायरेक्शन में ये मोशन करने की टेंडेंसी रखता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एफ लिमिटिंग लगेगा। हमारा थर्ड पॉइंट है वैल्यू ऑफ एफ लिमिटिंग इज मोर
इज़ मोर देन अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। मतलब अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इसका मतलब क्या है? अदर मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, इससे ज़्यादा एफ लिमिटिंग की वैल्यू होती है, एफ लिमिटिंग ज़्यादा होता है। ये आपको थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं आपके उसमें आ सकता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है जो कि कॉन्टैक्ट में है एक दूसरे के। और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट so long as normal between the two surface in contact remain the same। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होता है एपरेंट एरिया जो होता है तो इस पॉइंट का मतलब यही होता है कि अगर हम किसी बॉडी को हॉरिजेंटल पे मूव करा रहे एंड हमने डायरेक्टली उसे इंक्लाइन पे मूव करना स्टार्ट कर दिया, तब नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा और एफ लिमिटिंग भी चेंज होगा। और हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बोथ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन होते हैं वो कब एक्ट करते हैं? जब बॉडी की टेंडेंसी हो रही होती है मूव करने की। मतलब अगर वो रेस्ट पे होते हैं तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, और मोशन में होते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो चलो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसे हम बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन, जिसे हम डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो कब लगेगा? व्हेन बॉडी इज इन द रिलेटिव मोशन, जो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से वही बोल रहा है ये भी। वैल्यू क्या होगी? वैल्यू जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू के इंटू एन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड ये जो होता है स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन हो उससे ज़्यादा होता है। मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस होती है दैन लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस होती है। तो चलो देखते हैं अब हमारी आगे का पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। तो इससे हम निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो आएगा वो आएगा इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल। और काइनेटिक फ्रिक्शन सेम उसी फॉर्मूला से निकालेंगे जो कि आएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल। एंड हमारा फर्स्ट पॉइंट इसी के साथ, जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड किस पे करता है? ऑन नेचर ऑफ बोथ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो सरफेसेस होते हैं कॉन्टैक्ट में उन पे वो डिपेंड करता है, जिसका मतलब यही है कि म्यू डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। एंड जो म्यू के एंड म्यूएस जो होता है वो डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूएस क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल। तो फोर्स से फोर्स का यूनिट कट जाएगा, डायमेंशन भी कट जाएगा, तो ये डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस होता है। जैसे हमने पढ़ी हुई बात है जो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, जो एंगल होता है उसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, जो कि नीट 2021 या 22 में आया था। और अब हम पढ़ रहे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो यूनिटलेस भी होता है और उसका डायमेंशन भी नहीं होता, मतलब यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। जनरली जो वैल्यू ऑफ म्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। जनरली मतलब एक्सेप्शन की कोई केस होगी तो उसमें 1 होती है, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, आपको यही याद रखना है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो चलो हम ले रहे हमारा बेसिक क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? A block of mass 1 kg is at rest on a rough horizontal surface having
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन 0.15. फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब केस 1, 2 एंड 3. तो हम केस 1 देखते हैं. पहले हम लिमिट, तो हमें हमारे इस केस में जी की वैल्यू है वो 9.8 लेनी है. तो चलो हम पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं. दैट इज़, रुको आप अपना कैलकुलेशन करो, मैं अपना करती हूँ. तो ये आता है 1 और ये 2 पॉइंट, दैट इज़ 1.96. मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 1.96. तो हमें हमारी पहले केस पे जाना है. पहले केस में एफ एक्सटर्नल, मतलब ये जो लग रहा है वो उसे हम एक एक्सटर्नल कंसिडर करेंगे. जो एफ एक्सटर्नल है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है. मतलब जो हमारी वैल्यू आएगी, फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और इसकी वैल्यू 1 न्यूटन आएगी. जितना लग रहा है उतना फ्रिक्शन लगेगा, जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उतना फ्रिक्शन लगेगा. और ये बॉडी जो होगी वो रेस्ट पे होगी. तो दैट्स क्लियर. हमें तीन केस दिए हैं. पहला केस में एफ एक्सटर्नल 1 न्यूटन दिया है, दूसरे केस में एफ एक्सटर्नल 1.96 दिया है एंड थर्ड केस में जो एफ एक्सटर्नल है वो 2.5 दिया है. तो हमने फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट कर दिया. हम अब चल रहे हैं हमारे सेकेंड केस के ऊपर. दैट इज कि हाँ, तो सेकेंड केस में हमारा सेकेंड केस में जो हमारा एफ एक्सटर्नल है वो है 1.96 और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अल्सो 1.96. मतलब ये क्या है, हमारा एफ एक्सटर्नल, मतलब ये लिमिटिंग, इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लग रहा है जो कि है 1.96. और फिर भी ये बॉडी रेस्ट, सॉरी बिकॉज ये बहुत ऐसा मतलब गंदा दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले इस पे वीडियो बना दिया था जो लिख के है, लेकिन वो वीडियो ख़राब होने के मतलब अच्छा नहीं बना, तो मुझे ये दोबारा बनाना पड़ रहा है. दैट इज़ कि हम आ रहे थे, हमने सेकंड देखा था. सेकंड में हमने ये देखा था कि एफ एक्सटर्नल 1.96 है, दैट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है. एंड तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो 1.96 लगेगा और बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी. थर्ड में जो एफ एक्सटर्नल है 2.5 है और एफ एक्सटर्नल लिमिटिंग से ज़्यादा है. इसका मतलब यहाँ पे जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ म्यू के और म्यू के एन से, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल. कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 0.15 और जो नॉर्मल है वो mg मास 1 kg है और जो g की वैल्यू है 9.8 है. और इसे कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 1.47. आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा हो. तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें क्या क्या दिया था. मास दिया था, बॉडी एट रेस्ट दिया था, ब्लॉक एट रेस्ट दिया था, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी थी और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी थी. हमें फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना था 3 केस के लिए. जब एफ एक्सटर्नल 1 न्यूटन हो तब क्या होगा, जब एफ एक्सटर्नल 1.96 दिया होगा तब क्या होगा, और जब एफ एक्सटर्नल 2.5 दिया होगा तब क्या होगा. तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो हमें पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ म्यूएस एन, और तब हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.96. फिर हमें इससे कंपेयर करना है कि पहले केस में एफ एक्सटर्नल कम है, अगर कम है तो जो एफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और एफ एक्सटर्नल के इक्वल होगा. और सेकेंड केस में अगर एफ लिमिटिंग एंड एक्सटर्नल फोर्स इक्वल है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा और जिसकी वैल्यू होगी 1.96. और अगर एफ एक्सटर्नल जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, अगर वो ज़्यादा होगा तो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करना होगा जिसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन, दैट इज
इस तरह से हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो चलो देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या है, अ प्लैंक विथ अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip and slides 4 meters down the plank in the 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be respectively. मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। और हमें क्या बताया है कि पहले ये हॉरिजॉन्टल पे ब्लॉक ऐसे रखा था, फिर उसका एंगल बढ़ा के हमने थीटा कर दिया, यानी थीटा इन 30 डिग्री कर दिया। तो हमें म्यूएस एंड म्यू के बताना है। तो चलो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके ऑप्शन दिए हैं 0.4 एंड 0.3, 0.6 एंड 0.6, 0.6 एंड 0.5, 0.5 एंड 0.6। चलो देखते हैं। तो म्यूएस इज इक्वल टू tan थीटा होता है। यहाँ पे थीटा जो होता है वो होता है एंगल ऑफ रिपोज। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज, जो कि कंसेप्ट है एंगल ऑफ रिपोज की, जो कि हम देखेंगे इस क्वेश्चन के जस्ट बाद। तो चलो देखते हैं। तो हमें थीटा क्या दिया है 30, तो हम अगर tan 30 को फाइंड आउट कर देंगे तो हमारे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दैट इज tan 30। tan 30 क्या होता है, sin 30 बाई cos 30। sin 30 बाई cos 30, sin 30 होता है 1/2 एंड जो cos 30 होता है वो √3/2 दैट इज। एंड मुझे आपको एक बात, मैंने ये रटा हुआ है कि 1/√3 की वैल्यू क्या आती है 0.6। आप सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मैंने सॉल्व करके मतलब पहले सॉल्व करके देखा और फिर याद किया, वो 0.6 आती है। तो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 0.6। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, तो पहले क्या दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन रिस्पेक्टिवली बोला है ना, मतलब पहले कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.6 इसमें दी है, इसमें दी है, हमारे दो ऑप्शन चले गए। अब हम देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी। इसलिए इसके लिए हमें जो दूसरी हिंट है वो काम आएगी हमारे। दैट इज हिंट क्या है, द बॉक्स स्टार्ट टू स्लीप एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। तो चलो देखते हैं इससे क्या सॉल्व होता है। हाँ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे s दिया है, टाइम दिया है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहला इक्वेशन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें s नहीं है, s जो है वो दोनों में है, लेकिन जो टाइम भी दिया है टाइम इसमें है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो चलो हम यूज़ करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो जो हमारा s है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और ये टर्म आ जाएगी 0, तो ये आ जाएगा हाफ इनटू, हमें इससे एक्सेलरेशन मिलेगा और जो टाइम आएगा वो 4 है ना, तो जो 4 का स्क्वायर, तो इससे ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू a इंटू 16। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन 8/16 यानी 1/2, तो एक्सेलरेशन आ गया 1/2। तो अब हम क्या देख सकते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से जा सकते हैं, तो इसलिए हमें इसकी FBD बनानी पड़ेगी। तो हमने वो केस लिया, इसकी FBD बनाई, थीटा है इधर है, तो थीटा इधर आएगा और ये इस थीटा के साइड का कंपोनेंट mg cos थीटा आएगा, उसके अपोजिट का कंपोनेंट mg sin थीटा आ जाएगा और इसका वेट नीचे लगेगा mg, नॉर्मल ऐसे लगेगा एंड काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो फाइंड आउट करते हैं हम, जो एक्सेलरेशन है इसका नीचे की तरफ होगा,
तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ नेट, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से देखते हैं तो इसका नेट फोर्स आ जाएगा इधर की ओर, इधर की मतलब इधर लगने वाला फोर्स माइनस इधर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी नेट फोर्स मतलब एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम जी साइन थीटा माइनस जो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा म्यू के एन, एन जो होता है वो यहाँ पे है एम जी कॉस थीटा, तो उसे एम जी कॉस थीटा लिखेंगे और एम ए, एम से एम कट जाएगा तो जो है जी साइन थीटा। तो चलो सॉल्व करते हैं यार, एक्सेलरेशन तो हमें पता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है अब इसमें, हाँ हमें म्यू के फाइंड आउट करना है तो करते हैं सॉल्व, इसमें कोई बड़ी बात है क्या। एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/2 और नहीं ऐसे ही रखते हैं, फिर रखते हैं इसकी वैल्यू। तो मैं पहले क्या करती हूँ जी साइन थीटा, तो ये एम के वेट बहुत ही कन, ये क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे लिखेंगे जी साइन थीटा एंड इसे लिखेंगे ए प्लस म्यू के जी कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू म्यू के जी कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस ए डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा और ये आ जाएगा म्यू के बराबर, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर। और इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस साइड चलो सॉल्व करते हैं इसके आगे वाला पॉइंट। तो जी की वैल्यू जो लिए है हमने, क्या लिए इसमें जी की वैल्यू 9.8 तो नहीं लिए शायद से, ओके मतलब कुछ दी नहीं है तो हम 10 ले सकते हैं, तो हम 10 लेंगे। जी साइन थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज जो कि 30 दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस एक्सेलरेशन 1/2 आया था यहाँ से, तो इसे रख सकते हैं एंड देन इट इज़ इक्वल टू म्यू के लिख सकते हैं। तो जी कॉस थीटा भी लिखेंगे तो 10 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2, तो यह आ जाएगा, ये जो आ जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा एंड ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1.73 इक्वल टू म्यू के। 4 नहीं आएगा, 5 माइनस 1/2 मतलब 5 माइनस 1/2 ऐसे आएगा, तो ये आ जाएगा 9/2 हाँ, तो ये 9/2 आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे 9/2, तो ये आ जाएगा 9/17.3 इक्वल टू म्यू के, तो म्यू के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 17 है तो 0 पॉइंट और 17 5 85 होता है, तो ये आ जाएगा 0.5। इस तरह से म्यू के आ गया हमारा 0.5 और म्यू एस पहले ही आ गया था हमारा 0.6, तो हमारा ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया था, इसमें 2 हिंट दिए थे, ये एक तो एंगल ऑफ रिपोज दिया था जिससे हम डायरेक्टली म्यूएस इज इक्वल टू tan थीटा करके म्यूएस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड सेकेंड ये दिया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते थे, ऐसे सारी कंडीशन दे दी थी जिससे हमने पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, फिर एफबीडी से सब फोर्स को बैलेंस करके नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके इसमें जो म्यू के आता है इसकी वैल्यू हमने सॉल्व करके ऐसे फाइंड आउट की।
तो ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन बहुत ही टाइम भी इतना नहीं जाता, लेकिन कंसेप्ट कहाँ पे कुछ क्या लगाना चाहिए आपको आना चाहिए। तो हमने 2 कंसेप्ट जो है हमें ऊपर वाले कंसेप्ट में अप्लाई करनी पड़ी। दैट इज़ फर्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज एंड सेकेंड इज कि नेट फोर्स और FBD। तो चलो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, और हम देखने वाले हैं कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या होता है। एक कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, इस पे अप्लाइड फोर्स F लग रहा है, और अगर आगे की ओर फोर्स लग रहा है तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा वो पीछे की ओर आएगा, और जो नॉर्मल आएगा वो ऊपर की ओर आ जाएगा। तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है जिसे हम लैम्डा बोलते हैं, वो क्या होता है, जिसकी डिफाइन यही होती है कि तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट आता है, उस रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो वो आता है tan, अगर हम tan लैम्डा लिखे, इसे मैं लैम्डा ही बोलती हूँ, तो tan लैम्डा लिखे तो वो आ जाता है, tan लैम्डा अगर लिखे तो ये ऐसे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये आ जाएगा F लिमिटिंग बाय नॉर्मल, दैट इज म्यूएस, जो म्यूएस के इक्वल होता है। यानी म्यूएस को हम लिख सकते हैं tan लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tan एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं म्यूएस को। फिर हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज और स्लाइडिंग। तो एंगल ऑफ रिपोज और स्लाइडिंग क्या होता है, अगर ये इंक्लिनेशन है जिसका एंगल है, इंक्लिनेशन है थीटा, तो इस पे कोई ब्लॉक है, तो उस पे उसका जो वेट लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, एंड दैट इज mg, और थीटा इधर आएगा, तो थीटा के साइड का जो कंपोनेंट होता है वो mg cos थीटा होता है, एंड थीटा के अपोजिट वाला mg sin थीटा होता है, और नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। तो आते हैं हम इसके डेफिनेशन के ऊपर, दैट इज मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन with the horizontal at which the body placed on it just begin to slide। मिनिमम एंगल जहाँ पे बॉडी बिगिन करती है स्लाइड करना बिगिन करती है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। या फिर इसकी सेकेंड डेफिनेशन ये है कि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद द हॉरिजेंटल एट विच द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट डज नॉट स्लाइड। अगर मिनिमम एंगल लिया, उसके डेफिनेशन अगर हम मिनिमम एंगल ऐसा कह के लेते हैं, तो जहाँ पे मिनिमम एंगल एट विच इट बिगिन टू स्लाइड डाउन, एंड अगर मैक्सिमम एंगल लिया तो मैक्सिमम एंगल एट विच इट डज नॉट स्लाइड। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट कि इसे समझने में कि कैसे निकालते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो ये डायग्राम हमने बनाई थी पहले भी, तो ये आ जाएगा F लिमिटिंग जो होता है वो F लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो mg sin थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये और ये अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल में ऐसे, तो जो mg sin थीटा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगा, और नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा आ जाएगा, जिसे हम म्यूएस हमने पहले डिफाइन कर दिया था, हम जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देख रहे थे तब। तो जो म्यूएस आएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यूएस जो आएगा म्यूएस जो आएगा वो आ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने mg sin थीटा फाइंड आउट किया है, एंड नॉर्मल हम mg cos थीटा लिख सकते हैं, दैट इज mg से mg कट जाएगा और ये आ जाएगा tan थीटा। मतलब म्यूएस इज इक्वल टू tan थीटा
और थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ रिपोज हम लिख सकते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। इससे ये प्रूफ होता है, जैसे हमने देखा म्यूएस इज इक्वल टू tan लैम्बडा भी होता है, तो इससे हम ऐसा कह सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज थीटा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्बडा ये इक्वल होते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, और म्यूएस को हम tan थीटा भी लिख सकते हैं, tan अल्फा भी लिख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन देखा, अगर किसी क्वेश्चन में हमें इंक्लिनेशन दिया है, एंगल ऑफ रिपोज दिया है, तो हम इसका स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ tan थीटा। एंड अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है तो हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ tan लैम्बडा। तो चलो, अब मुझे लगता है कि आपको सब क्लियर हो रहा है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि नीट यूजी 2018 में आया था। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब जो 4 स्टेटमेंट दी है इनमें से गलत कौन सी है, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो मुझे एज सच कोई रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं इसे पेंडिंग में रखती हूँ, मतलब ये लास्ट में देखती हूँ। चलो, मतलब हम देखते हैं। और सेकेंड क्या कह रहा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो हमें पता है FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है, तो ये सही है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। थर्ड क्या कह रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन, ये भी सही है, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते समय ये पढ़ा था कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, ये हमने समझा था। तो ये हमारा आंसर है, मतलब ये गलत दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन ये बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज़ डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो ये गलत है। और रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया है, जो मैं आपको बता देती हूँ। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब जो रोल करते हुए जा रहा है, और स्लाइडिंग मतलब ऐसे स्लाइड करके जा रहा है। तो हमने देखा था जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई बॉडी रोल करके जा रही हो तो वो सरफेस के साथ कम कांटेक्ट में रहती है, सरफेस के साथ कम कांटेक्ट एरिया रहता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन होगा वो स्मॉलर रहेगा। और स्लाइड करती है तो जो सरफेस के साथ है वो ज़्यादा कांटेक्ट रहेगा, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉलर होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये सही है। लेकिन हमें पता नहीं होता है तो हम इसे छोड़ के आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन में से ही पता कर दिया, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, एंड थर्ड तो जो फोर्थ था वो हमें पता था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि नीट 2019 का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजेंटल सरफेस, जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अ हॉरिजेंटल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बट इट डज नॉट मूव। द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय F। रिजल्टेंट ऑफ, ये इम्पॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट किया है, वेयर F। तो हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है F। किस किस का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट F है, वो फाइंड आउट करना है। तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। हम आगे चलते हैं, मतलब सॉल्व करने। कोई तो डायग्राम बना लेते हैं जहाँ पे F एक्सटर्नल लग रहा है, नीचे जो पीछे जो है वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और ऊपर नॉर्मल, नीचे इसका वेट mg लग रहा है। तो हमें F फाइंड आउट करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो चलो देखते हैं। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हिंट है।
कि डज नॉट मूव, रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं हम उसे, लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, तो हम इसे यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लेते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लेंगे म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू आती है mg। तो रिजल्टेंट जो आएगा, जिसे हमने एफ लिखा है, दैट इज आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू, और नॉर्मल को हम लिख सकते हैं mg, मतलब यहाँ पे आ जाएगा म्यू mg का स्क्वायर, और नॉर्मल को लिख सकते हैं mg का स्क्वायर। यहाँ में से mg स्क्वायर अगर हमने कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा mg, और ये इन ब्रैकेट आ जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो mg म्यू स्क्वायर प्लस 1, हाँ मुझे लगता है कि हमारा आंसर आ गया और आपको भी समझ में आ गया। हाँ, तो हम देखते हैं ऑप्शन। तो यही एक ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा, तो हम इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन कंसेप्ट बहुत ही इजी थी। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में या फिर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुझे लगता है वो हमारा 5th क्वेश्चन होगा। तो 5th क्वेश्चन होगा, तो नीट 2020 का क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, शोन इन द फिगर। और हमें क्या दिया है, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.05, जी दिया है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दिया है, मास ऑफ द स्ट्रिंग नेग्लिजिबल दिया है, एंड नो अदर फ्रिक्शन एग्जिस्ट, ऐसा कह रहा है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो वेट है नीचे लगेगा 20, टेंशन ऊपर लगेगा, इस पे टेंशन यहाँ इधर की ओर लगेगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि हमें क्या बता दिया है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है इन बिटवीन ट्रॉली एंड सरफेस, इन बिटवीन ट्रॉली एंड सरफेस। तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यू के mg। म्यू के हमें पता है 0.05, m की वैल्यू है 10 एंड g की वैल्यू है 10, दैट इज ये हमारा आंसर आ जाएगा, म्यू के 5 आ जाएगा। म्यू के आ गया तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफ नेट कैसे आ जाएगा, टेंशन क्या है, टेंशन t जो कि है 20, तो एफ नेट आ जाएगा 20 माइनस 5 इज इक्वल टू मास। लेकिन ये जो मास लेंगे हम, ये टोटल मास लेंगे, ये आपको याद रखना है क्योंकि हम सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। टोटल आ जाएगा 12 kg इंटू एक्सेलरेशन जो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा 15/12, और ये आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, और ये 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा, और यही हमारा आंसर होगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे जो ऑप्शन है वो लिखना भूल गई हूँ, लेकिन यही हमारा आंसर होगा फाइनल। तो जो भी ऑप्शन होगा वो देख के टिक कर देना। तो चलो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर, और ये हमारा नीट 2021 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 3 केसेस एज शोन इन द फिगर ब्लॉक्स आर मूविंग, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसे जो हिंट होते हैं ना, आपको स्ट्राइक हो जानी चाहिए आपके दिमाग में। विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी द फ्रिक्शन इन ए बी सी, एफ ए एफ बी एंड एफ सी, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो पहले में FBD से हम जा सकते हैं, तो चलो जाते हैं हम FBD से। तो पहले हम यहाँ पे A बना देते हैं जिसका मास m है, जिस पे फोर्स लग रहा है F। तो देखें तो हम अगर देखें तो इस पे लगेगा mg, इस पे mg लगेगा, एंड यही हमारा नॉर्मल होगा। तो और फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा, तो जो FA आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू mg।
गॉट इट। चलो हम देखते हैं, हमारा ए हो गया। अब हम देखते हैं बी वाला। तो बी वाला कैसी डायग्राम दी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मास m है, किसी थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है, थीटा एंगल पे। तो ये आ जाएगा f cos थीटा, थीटा के साइड का कंपोनेंट f cos थीटा, थीटा के अपोजिट वाला f sin थीटा, और ये आ जाएगा नीचे mg, और ये क्या है हमारा थीटा। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं। तो ये ऊपर नॉर्मल लगेगा, तो इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg, ये वाला फोर्स बराबर होगा, तभी ये ऐसे चल रहा है। और जो नॉर्मल आ जाएगा वो आ जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा, मतलब नॉर्मल कम आ गया। तो हमारा जो एफ बी आ जाएगा, एफ बी वो आ जाएगा म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। नॉर्मल कम आ गया, मतलब एफ बी जो है वो ए से कम है। हमारी थर्ड केस देखते हैं, जो कि 3 है, सी है, और उसकी डायग्राम जो है वो ऐसे है। तो फोर्स ऐसे लग रहा है, थीटा अगर ऐसे है तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा। नॉर्मल ऊपर लगेगा और जो एम जी है वो नीचे लगेगा। तो और इसका मास m है, तो ये आ जाएगा नॉर्मल इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो नॉर्मल यहाँ पे बढ़ रहा है, और जो हमारा एफ सी आ जाएगा, वो आ जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। सॉरी, मैं म्यू लिखना भूल गई, तो कहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इससे हम इसका ये लगा सकते हैं ऑर्डर। तो एफ सी इसमें सबसे ज़्यादा है, एफ सी के बाद इसमें एफ ए है, क्योंकि एफ बी में तो कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, और फिर है एफ बी। तो हमारा आंसर है एफ सी ज़्यादा है, फिर एफ ए और एफ बी। एफ सी ज़्यादा है, फिर एफ ए, और नहीं, हाँ ध्यान से देखो यार, एफ सी एफ ए देन एफ बी। तो हमारा थर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलो चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन के ऊपर। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही इजी है, जो कि नीट 2022 का क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं। When a body of mass m just begin to slide as shown, match list 1 with list 2। बहुत ही ईजी है। तो ये पी क्यू आर एस से डिनोट किए हैं। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, वेट क्या है, एम जी साइन थीटा क्या है। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है क्यू है, दिख रहा है ना। यहाँ पे हमने कितने एफ बी डी बनाए अभी तक, तो जो क्यू है वो नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब एक ए से क्या मैच हो रहा है, 2, ए से 2 मैच हो रहा है। और हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये नीचे जाने की टेंडेंसी रख रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स आर आ जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स आर 3, बी से 3 मैच कर रहा है, बी से 3 मैच कर रहा है। और हमारा वेट एम जी एस से मैच करेगा, तो जो सी है वो एस से मैच करेगा, सी आई वी। और हमारा एम जी साइन थीटा जो है, एम जी तो थीटा के साइड का कंपोनेंट होता है एम जी कॉस थीटा, और जो ये आएगा वो आ जाएगा एम जी साइन थीटा। मतलब हमारा जो डी है वो किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट से, पी से, डी फर्स्ट से मैच कर रहा है। और इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लिया है। मैंने इसके भी ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन आप ऐसे करके इसे मैच कर सकते हो गिवन ऑप्शन के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे बता ही दिया है क्यू, कि हम ऊपर नॉर्मल दिखाते हैं, नीचे
इसका वेट आता है जो एस से डिनोट किया है इन्होंने यहाँ पे, और थीटा के साइड का कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा होता है, उसके अपोजिट का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। एक्चुअली ये दिखने में ही बहुत बड़ा है, तो बड़ा दिखे तो क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जैसा आपने देखा ही है। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज़ हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है। और चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार सो दैट a body lying on the floor of car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15. तो चलो डायग्राम बनाते हैं। ये कोई कार है जिसमें कोई m मास की बॉडी ले लेते हैं, तो हमें इस कार का मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, जिसके कारण कि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे। तो एक्सेलरेशन हम इधर की ओर लग रहा है ऐसा देखते हैं, मतलब ऐसा इमेजिन करते हैं। तो ये बन गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इस बॉडी पे जो सूडो फोर्स है पीछे की ओर लगेगा, जो ओरिजिनल एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट लगेगा, और वो आ जाएगा उस बॉडी का मास इनटू गिवन एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स अगर इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगना चाहिए क्योंकि वो रेस्ट पे होना चाहिए। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो अगर रेस्ट पे होना है तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन लेना पड़ेगा। दैट इज जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा वो म्यूएस इंटू एन आ जाएगा। ये दोनों सूडो फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर इक्वल होंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन है तभी ये रेस्ट पे रहेगा, जो कि हमें कंडीशन में बताया गया है। कार रिमेन्स स्टेशनरी, मूविंग कार, मैक्सिमम एक्सेलरेशन सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ कार रिमेन्स स्टेशनरी। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। दैट इज़ हम लिख सकते हैं सूडो फोर्स मास इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा ये, क्योंकि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन ले रहे हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो मास इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और इसी के साथ अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, मास इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यूएस इंटू एन, और इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे मास इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यूएस इंटू एन, नॉर्मल जो आएगा वो इस बॉडी पे आएगा क्योंकि हम इस पे फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल आ जाएगा वो आ जाएगा एम जी, एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यूएस जो दिया है हमें 0.15 दिया है, तो 0.15 आ जाएगा, जी की वैल्यू 10 आ जाएगी, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए और फ्रिक्शन पूरा डिटेल में लिया है। तो चलो यार बस अब, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे कंसेप्ट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये हमारी 21 डेज़ की सीरीज़ है जिसमें हम इजी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लेने वाले हैं। मतलब मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं इजी कंसेप्ट ले रही हूँ, इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मतलब इजी मतलब पूरा एकदम ऐसा बकवास नहीं ले रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में नहीं आता है, जो कि जिसके PYQ आए हैं वही इजी कंसेप्ट हम ले रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एंड अगर आपको मैंने पढ़ाए हुए किसी भी कंसेप्ट में, टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपका डाउट सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगी, एंड ऐसे जुड़े रहिए मेरे साथ। आगे वाले कंसेप्ट के साथ मिलते हैं हम। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।